मधुसूदन ओझा जी हैं, उनके द्वारा इस ग्रंथ को परिलक्षित किया गया है। उन्होंने इस पर समीक्षात्मक अपना वक्तव्य रखा है। उनके द्वारा ये विरचित ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में विशेषकर प्रमुख जो वर्णन है, वो वृष्टि से संबंधित है। वृष्टि किस प्रकार की है, वृष्टि कैसी होती है, अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग वृष्टि है। अगर समय पर ना हो वृष्टि, तो सूखे जैसी हालत हो जाती है। समय पर वृष्टि हो, तो उसमें पूरे जनमानस को काफ़ी राहत मिलती है। और समय पर वृष्टि हो और अतिवृष्टि हो जाए, जैसे अभी उत्तराखंड के, हिमाचल के आपने हालात देखे हैं, ये अतिवृष्टि का उदाहरण है। इसमें सोचने वाली बात ये है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा पड़ना, बाढ़ जैसे हालत आना, क्या ये एक अध्ययन के तहत आ सकता है कि इस बार अधिक बारिश होगी, इस बार बारिश कम होगी? इस पर सभी आचार्यों ने यहाँ पर अपने-अपने वक्तव्य रखे। केतुओं का उल्लेख यहाँ पर आया कि किस प्रकार से जो है, केतु जनित जो है, कितने प्रकार के केतु होते हैं, वो केतु किस प्रकार से कार्य करते हैं। धूमकेतु की बात हो रही है या फिर इससे इतर कोई और भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में घटित होने वाली किसी भी घटना का, चाहे वो उल्कापिंड से संबंधित हो, धूमकेतुओं से संबंधित हो, चाहे वो सूर्य पर ब्लैक डॉट का दिखना हो, चाहे वो चंद्रमा की आकृति से विश्लेषण करना हो कि आज चंद्रमा का जो श्रृंग है, जो कटा हुआ हिस्सा है, आज उन्नत किस तरफ है, किस तरफ वो ज़्यादा जा रहा है। या फिर गाँव में जब हम बचपन में दादाजी और गाँव के बुजुर्गों के साथ हम साथ में रहते थे, बारिश का मौसम होता था, कई बार बोलते थे कि नहीं-नहीं ये बारिश होगी नहीं। बहुत एकदम मौसम काला हो जाता था, ये लगा कि अभी बस छूटने ही वाली है बारिश, और उन्होंने कह दिया कि नहीं बारिश नहीं होगी। हमें उस समय ठिठोली लगती थी, ये इनको कुछ नहीं पता, बादल तो बहुत ज़्यादा लग गए हैं और अब तो बारिश ज़रूर होगी, और एकदम कड़ाके की बिजली भी कड़क रही है, तो इसका मतलब बारिश होगी। और धीरे-धीरे पता चलता है था कि सच में एक ऐसी हवा आई और वो जो पानी वाले बादल थे वो उड़ गए कहीं और। हुई होगी लेकिन वहाँ पे नहीं हुई। तो ऐसा क्या ज्ञान है उनके ज़हन में, उन्होंने कौन-सी ऐसी विद्या पढ़ी, उनको किस प्रकार का ऐसा नॉलेज था? तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, इस प्रकार से ज्ञान परंपरा चलती थी। चिड़ियों का मिट्टी में नहाना, चींटियों का बिल से बाहर आ जाना, और अनेक प्रकार की चिड़ियों का झुंड बना करके चलना, सारे के सारे संकेत जो है, ये वृक्ष के ही ऊपर निमित्तिक है। जिस प्रकार से कालिदास विरचित मेघदूत, हालांकि उसमें यक्ष और यक्षिणी का संवाद बताया गया है, परंतु कितना गहरा साइंस है उसमें कि 8 महीने तक यक्ष यक्षिणी से दूर है। अब वो 8 महीने क्या है? वो 8 महीने वही है कि जो सूर्य
टैक्स के रूप में, कर के रूप में पृथ्वी से जल शोषित करता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। झरनों के रूप में वो जल को वाष्पीकरण करता है, पेड़-पौधों के रूप में वो वाष्पीकरण करता है, हमारे शरीर से भी, इवन हमारे शरीर से भी, हमारी बॉडी से भी वो वाष्प खींच लेता है। अभी एक ऐड चलता है, वो सूर्य जो है वो एक बच्चे के सर से स्ट्रॉ लगा के पीता है उसको, पानी पीता है उसका, पसीना। तो हकीकत है, वो बताया कार्टून के उसमें बताया, वो ग्लूकोन डी का ऐड है, लेकिन हकीकत है ये सब वाष्प बन के ऊपर ही जाता है। तो वो क्या करता है कि 8 महीने तक उस जल को वाष्पीकरण में, कहते हैं कि राजा है सूर्य, और सूर्य क्या करता है 8 महीने तक टैक्स के रूप में धरती से जल को शोषित करता है। पुनः 4 महीने उसी टैक्स को वापस धरती पर सूत ब्याज सहित वो लौटा देता है। लौटाता जरूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं लौटाता है, लौटाता जरूर है। अब यहाँ पर संहिता जन्य फल कार्य, संहिता जन्य फल जो हमारे हैं, कहे गए हैं कि वो 8 महीने तक अवशोषित करेगा जल को, भूमि से निकालेगा, वनस्पति से निकालेगा, समुद्र से निकालेगा, और पुनः 4 महीने वो वापस हमें दे देगा। अपने पास कुछ नहीं रखता है वो। परंतु वो जो 4 महीने हैं, वो कहीं पर किसी स्थान पर अतिवृष्टि का कारण बन जाते हैं। वही 4 महीने न्यूज़ आती है कि नासिक और पूना जैसे क्षेत्रों में किसान जो है वो सूखे से ग्रसित हैं, फसल सूख गई है। उन्हीं महीनों में, उन्हीं चातुर्मासों में। कहीं पे ये भी लगता है कि नॉर्मल सामान्य जिस प्रकार की वृष्टि होनी चाहिए थी, उस प्रकार की नहीं हुई है। और कहीं पर लगता है कि संपूर्ण भारत में या संपूर्ण देश में जहां-जहां तक इसका फैलाव है, विश्व का, सब जगह वृष्टि हुई है। जैसे इस बार हमें देखने को मिला है। हर जगह वृष्टि हुई है, चाहे वो नॉर्थ का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे साउथ ले लीजिए, चाहे वो ईस्ट ले लीजिए या वेस्ट ले लीजिए। भारत के हर कोने में वृष्टि हुई है, और वृष्टि नहीं, अतिवृष्टि हुई है। हर जगह यही आ रहा था। आज नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर है, नदी का बहाव जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो जो 8 महीनों तक हमें टैक्स के रूप में जिस जल को देता है, उस जल को पहचानने की, कि वो जल कहाँ अतिवृष्टि करेगा, कहाँ वृष्टि नहीं करेगा, यहीं पे हमारे जितने भी संहिता जन्य ग्रंथ है वो काम आते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती है कि जो अब अलग-अलग जगह मौसम विज्ञान सक्रिय हो गया है, उसने अपने जगह-जगह एंटीना और सब कुछ मशीनरी फिट की हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल जैसे जगह पे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही स्कूल्स और कॉलेज के लिए भी एडवाइजरी जारी हो जाती है कि इस दिन जो है इस डिस्ट्रिक्ट में अतिवृष्टि के कारण स्कूल्स को बंद रखा जाता है। ऐसा हमें अब देखने को मिलता है। परंतु मधुसूदन ओझा जी द्वारा जो विरचित ये कादम्बनी ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी इसी प्रकार के अनेक धूमकेतु के द्वारा जो है मेघों के विषय में चर्चा की गई है। मेघ की भी आकृति, अनेक प्रकार की आकृति होती है। कुछ सफेद मेघ केवल जो है वो सूखे हैं, उनके अंदर पानी की मात्रा होती नहीं है। कुछ एकदम श्याम वर्ण के हैं, जो जल को लेकर के जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है कादम्बनी जो शब्द है, इसका अर्थ भी मेघों की पंक्ति अर्थात मेघमाला, लाइन्स ऑफ क्लाउड्स। इस प्रकार से यह ग्रंथ जो है एक प्रकार से मौसम विज्ञान से संबंधित है।
जैसा कि इसमें नक्षत्रों के द्वारा आकाश में मेघमाला के बारे में कहा गया है कि ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी चंद्रमास में आसमान में आसमान से जो है वो मेघों से आच्छादित नहीं होते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी चंद्रमास में आसमान मेघों से आच्छादित नहीं होते हैं। इस पर मैं इसके पूरी भूमिका मैंने बनाई थी। इस पे न जाते हुए केवल मैं उन श्लोकों पर आता हूँ जो मुझे बताया गया था कि इन 10-15 श्लोकों की मैं व्याख्या करता हूँ, समय का अभाव देखते हुए। और मुझसे पहले भी जिन आचार्यों ने कहा है, लगभग उसी के ही समकक्ष ये विषय जाता है, तो इसलिए मैं अपने ही बिंदु पर आता हूँ। तो जो मेरे पास केतुओं का जो वर्णन आया है 10-15 श्लोक में, आग्नेय केतु। तो सबसे पहले है ये केतु जो है बंधुजीवी, गुड़हल का पौधा होता है, हल्का सा जो है रेड कलर का, अग्नि और लाख की कांति वाला होता है। लाख जो एक गोंद टाइप का होता है, आग जलने पर जो लाक्षागृह भी बनाया था पांडवों के लिए, तो वो लाख की कांति वाले होते हैं, लाल होते हैं ये केतु, और चमकदार होते हैं, बिचूली होते हैं। बिचूली कहते हैं बिना चोटी के, जैसे नॉर्मली केतु जो होते हैं उनके पीछे से या फिर वो उनके पूंछ इत्यादि जो निकलती रहती है, तो वो ये बिना चोटी के होते हैं, ये बिना पूंछ के होते हैं। आकाश से जो है अग्नि उगले हुए अग्नि जाति के केतु भी 25 प्रकार के होते हैं। ये आग्नेय केतु के बारे में बताया गया है। रूखे वक्र शिखा वाले, वक्र शिखा इत्यादि, इसका मतलब है कि टेढ़े मेढ़े से काले रंग के 25 जो है ये मृत्युद केतु होते हैं। पार्थिव केतु गोल होते हैं, बिना शिखा वाले होते हैं, और तैल जल के सदृश 22 प्रकार के होते हैं। बर्फ, चंद्रमा, कुंद, श्वेत पुष्प और चांदी सी आभा वाले 3 केतु सौम्य होते हैं, तथा एक ब्रह्मादंड केतु जो 3 शिखा वाला तथा 3 वर्णों का होता है। इस प्रकार से उत्तर में सौम्य केतु, ईशान में भौम केतु, दक्षिण में मृत्युद केतु और अग्निकोण में आग्नेय केतु होते हैं। पूर्व और पश्चिम में किरण केतु का उदय होता है। इसी प्रकार से विसर्प 84 मोटे तारों का झुंड, ये ज्योति वाले श्वेत स्निग्ध प्रसन्न और 3 प्रकार के होते हैं। कनक जाति के 60 केतु होते हैं। इनके 2 चोटी वाले 7 तारे होते हैं। ये किरण वाले स्निग्ध और घोर तथा कष्ट देने वाले होते हैं। कीचक जाति के 65 केतु होते हैं। ये शिखा रहित होते हैं। किरणों से आवृत शरीरवान श्वेत स्निग्ध प्रसन्न और तारों का एक ही झुंड होता है। तस्कर नाम के 51 केतु होते हैं। ये दीर्घ रूखे श्वेत होते हैं और अरुंधति की तरह अस्पष्ट होते हैं तथा किरणों से घिरे रहते हैं। इसी प्रकार से कौंकुम केतु 60 प्रकार के होते हैं। इनमें 3 तारे होते हैं और ये त्रिशिख अग्नि प्रभाव वाले खराब लाल और रक्त किरण वाले ही होते हैं। कीलक केतु ये 33 प्रकार के होते हैं। इनका आखिरी हिस्सा काला होता है तथा ये दारुण और काली किरण के होते हैं। सूर्य और चंद्र के मंडल में ही ये दिखाई देते हैं। पाराशर ऋषि के मत में तामस कीलक 3 होते हैं। अंगिरा कीलक और अंगिला, पहला अंगिरा, दूसरा कीलक और तीसरा काक, ये 3 काले केतु होते हैं। तो यही केतु डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर पूरी भूमंडल पर किस प्रकार का वातावरण रहेगा, किस प्रकार के स्थिति रहेगी, मौसम कैसा रहेगा। तो इनका ज्ञान ही कादम्बनी ग्रंथ में परिलक्षित होता है। मैं पुनः